Distribution of charge on irregular shaped conductors. Distribution of charge on irregular shaped conductor. क्या होता है इसमें? Potential at each point, potential at each point is equal. Potential at each point is equal. Electric field is always normal to the surface. Is always normal to surface. सरफेस आपका कुछ इस टाइप का है, इरेगुलर शेप सरफेस है, electric field is always perpendicular to the surface. And what about charge? Charge is distributed unevenly. Okay, unevenly. Charge per unit area is more at the surface which has a smaller radius. Therefore, charge density is always more on the corner. एक टर्म आप लोगों ने सुना होगा, कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना ये वाला कोरोना नहीं है जिससे हम सब लोग परेशान हैं, ठीक है? कोरोना डिस्चार्ज नोट कर लिया इसको। लिख लेते हैं कोरोना डिस्चार्ज। हमें कभी पता ही नहीं था कि कोरोना से इस तरीके से पाला पड़ेगा हम सबका। ये कोरोना वो नहीं है, ठीक है? When an uncharged body is brought near
When an uncharged body is brought near a charged body having sharp corner, there is large number of charges at the corner okay, then due to induction, ये आपको कोरोना होने के मैकेनिज्म भी समझाएगा। इस समय भी ऐसे ही हो रहा है कोरोना। देन ड्यू टू इंडक्शन they induce large number of opposite charges this creates a very strong electric field between them. Okay, and finally the dielectric strength breaks down and there is fast flow of charges. This spray of charges by stick object is called corona discharge. तो कुल मिला जुला करके जो कुछ है बस करीब आने की देरी है। सोशल डिस्टेंसिंग कम हुई, अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल है और आप अनचार्ज हैं, मतलब एक पॉजिटिव है आप नेगेटिव हो, आपके उसके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग कम हुई, इंड्यूस हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बताया गया था बहुत पहले ही कि कोरोना डिस्चार्जिंग से बचना है तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। ठीक है, डिस्टेंस ही बचा सकती है आपको, बाकी कुछ नहीं बचा सकता।
ठीक बेटा? यस सर। आपने घर पे देखा होगा लाइटनिंग रॉड लगाते हैं लोग, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। लिख लो इसको भी, दी लाइटनिंग। ये सब 9th-10th के बच्चे, कभी मैं पढ़ाता था तो उनको बताता था पहले। 11th-12th में बच्चे तो जानते हैं ऑलरेडी ये सारी चीजें, बट लिख लो आप फिर भी। दी लाइटनिंग अरेस्टर नाम सुना पहले इसका ना? 9th-10th में कहीं पढ़ा होगा ना? नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। अरेस्टर वर्क और डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है? हाँ, डाई इलेक्ट्रिक। अभी समझाएंगे आगे, उसको भी डिटेल में बताएंगे उसको, ठीक है? The lightning arrestor work on the principles of corona discharge. आप लोगों ने देखा होगा घर के छत के ऊपर एक नुकीला वायर लगा दिया जाता है, एक नुकीला ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है जो आसमान। सर लाइट पे वो होती है छोटी सी घूमने वाली, जो पहले होती थी, हाँ वो भी यही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना डिस्चार्ज, प्रिंसिपल्स ऑफ कोरोना डिस्चार्ज, where the charge pass through conductor or arrestor and thus building gets saved, and the building are saved. तो आपका घर होता है इतना बड़ा सा घर, इसके ऊपर कहीं पे एक शार्प ऑब्जेक्ट कंडक्टर का लगा दिया जाता है। अलग अलग शेप का हो सकता है ये, कोई किसी शेप का लगाता है, कोई किसी शेप का लगाता है, जिसको जो पसंद है, और इसको वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ये लाइटनिंग रॉड है, इसको बोलते हैं। लाइटनिंग रॉड बोलते हैं, और इसको कनेक्ट कर दिया जाता है एक कंडक्टिंग वायर से, या कनेक्टिंग वायर बोलते हैं इसको। अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है। अर्थ तो से अर्थिंग है, है? मतलब अर्थिंग है। हाँ, ग्राउंडेड कर दिया गया है इसको। तो ग्राउंडेड कर देंगे तो अर्थ, उसकी चूंकि इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है चार्ज होल्ड करने की, तो कितना भी चार्ज हो सबको अपने पास ले लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है? एक डाइलेक्ट्रिक पढ़ने से पहले 1D ग्राफ जनरेटर के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है? 1D ग्राफ जनरेटर नाम सुना है 1D ग्राफ जनरेटर का आप लोगों को कि नहीं? क्या सर? 1D ग्राफ जनरेटर नहीं सर, नहीं सुना। नहीं सर। नहीं सुना हुआ है तो 1 मिनट मुझे टाइम दो। चलो, तो 1D ग्राफ जनरेटर क्या होता है? इट इज ए डिवाइस, it is a device
used to create very high potential which is used for experiments of nuclear physics. In which a charged particle with very high energy is required to hit the nucleus H target. ठीक है, इसके वर्किंग को नहीं पढ़ेंगे हम, खाली इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे कि कहीं एक नंबर के क्वेश्चन में कुछ आए इस तरीके का तो हमें ध्यान रहे। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं, इंफॉर्मेशन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड which can ionize air is 3 into 10 to power 9 volt per meter। अगर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए आपको तो एयर को आयोनाइज कर देगी वो। ठीक है, तो अब कैपेसिटेंस स्टार्ट करने से पहले मनस्वी का एक क्वेश्चन था, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, और उसी के साथ में पोलराइजेशन क्या होता है उसको भी एक बार थोड़ा से पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये नोट कर लिया? लिख रही हूँ, नोट कर रही हूँ अब एक। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग और एनसीईआरटी अपनी खोलते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ये आपका डाइपोल है, ये आपकी एक्सटर्नल फील्ड है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी होगी जितना वर्क किया जाएगा। आपको पता है डाइपोल में जो फोर्स होता है वो टॉर्क होता है, डाइपोल में जो फोर्स होता है वो टॉर्क होता है, जो चार्ज होता है वो पी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू Q इंटू ई होता है। तो डाइपोल के लिए जो फोर्स टाउ होगा वो P इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, ये फोर्स हो गया। वर्क डन कितना हो जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में होगा, तो वहां पे F इंटू आर होता था, यहाँ पे वर्क क्या होगा, टाउ इंटू थीटा होगा। क्या होगा, टाउ इंटू थीटा होगा, क्योंकि ये डाइपोल मूव करेगा अपने एक्सिस के लॉन्ग, ये थीटा एंगल मूव करेगा यहाँ पे। ठीक है, टाउ इंटू
थीटा या डी थीटा कर देंगे, स्मॉल वैल्यू है तो डी थीटा कर लेंगे इसको हम। तो वर्क कितना, टाउ इंटू डी थीटा, यानी टाउ इंटू डी थीटा बन जाएगा ये। टाउ की वैल्यू पी ई साइन थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा हो जाएगा। देखो पी बाहर निकल जाएगा, ई बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा हुआ है, लवन्या ने पढ़ा है कि डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, इसकी वैल्यू होता है माइनस साइन थीटा। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी, जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसका उल्टा इंटीग्रेशन होता है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कास थीटा बनेगा, तो ये बन जाएगा पीई माइनस कास थीटा, और ऊपर आप इनिशियल और फाइनल लिख सकते हो। तो इनिशियल अगर आपका थीटा 0 है, फाइनल आपका मान लो थीटा एफ है। तो अब थीटा की वैल्यू अंदर पुटअप करोगे तो बन जाएगा पीई माइनस साइन को यूज कर लोगे तो ये पहले हो जाएगा, ये बाद में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा एफ। ठीक है, यही आपका वर्क या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टॉर्क इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। W इक्वल टू पी कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा एफ। ठीक है, अब इसमें देख सकते हो अगर cos थीटा एफ को 180 डिग्री कर दिया जाए तो ये -1 होकर के प्लस हो जाएगा, या इसकी वैल्यू जैसे पुटअप करते जाएंगे उसके हिसाब से इसकी वैल्यू आपको मिलती जाएगी। ठीक है, तो कल हमने रीडिंग के लिए कहा था, आपने किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो आज इसको नोट कर लो। तो अब इसमें अब थीटा की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, इसके बारे में एक अच्छी डिस्कशन यहाँ पे दी हुई है, हम देख सकते हैं। थीटा 0 को पाई बाई 2 ले लें, अगर हम थीटा 0 को पाई बाई 2 ले लें तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो W इक्वल टू आपका बन जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा एफ। अब इसको हम चाहे तो ध्यान से देखें तो ये डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो P डॉट ई लिख सकते हैं इसको हम, W इक्वल टू P डॉट ई लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये। ठीक है, बट इसी फार्मूले को याद रखेंगे, यही फार्मूला हमारे काम का है जो कि क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। हो गया? ठीक है बेटा, dielectrics are non-conducting substances. Dielectrics are not conducting substances. क्या होते हैं ये? Dielectrics are non-conducting substances. ठीक है, ठीक है, हमने कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में पढ़ा हुआ था, तो उसी टाइप की चीजें हैं ये। जैसे एयर आपका कंडक्ट नहीं करती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ओके, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के। याद होगा हमने फार्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन के लिखा था, है ना। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते थे, ये डिसाइड करता था कि आपका मटेरियल कितना ज्यादा कंडक्टिंग होगा। डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉट कंडक्टिंग सब्सटेंसेस, लेकिन क्या कहा जाता है कि इनको आप पोलराइज कर सकते हैं विद द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आप इनको पोलराइज कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं इनको, इन्हें आप पोलराइज कर सकते हैं। तो अभी पीछे से हम देखते आ रहे हैं कि किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लाते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट में कुछ चार्ज बाय इंडक्शन इंड्यूस करने की कोशिश करता है। ठीक है, उस इंडक्शन की वजह से जो आपके
चार्ज पार्टिकल था वो चार्ज पार्टिकल की तरह, जो नॉन पोलर पार्टिकल था वो पोलर पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है, यानी जो उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रीअरेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? वो रीअरेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ पे अगर पढ़ें तो थोड़ा बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, उसको पढ़ना चाहिए आप लोगों को। ये देखा था हमने कि जब कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता था, वो उसमें चार्ज इंड्यूस हो जाता था, है ना। जो फ्री चार्ज कैरियर होते थे वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे, ये जैसे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, इनका कोलेक्टिव इफेक्ट क्या होता था कि जो मॉलिक्यूल डाइपोल्स होते थे वो इस तरीके से रीअरेंज हो जाएंगे कि जो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे वो। ठीक है, जैसे ये आपका कोई कंडक्टर था और आपके इसके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में लगी हुई है, तो ये एक्सटर्नल फील्ड इस तरीके से बना लेंगे अपने यहाँ जिसका डायरेक्शन इसके अपोजिट में हो जाए। ठीक है, यस सर। बट ये वीक फील्ड होगी। क्या होगी? ये एक वीक फील्ड होगी ये। ठीक है तो एक्सटर्नल फील्ड को पूरे तरीके से ये कैंसिल नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि इंडक्शन की वजह से ये चीजें हो रही हैं। इसको कुछ लोग कहते हैं कि आप अगर एनालाइज करो तो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन जो होता है कुछ ना कुछ उसी से रिलेटेड आपको ये रिजल्ट मिलेगा, है ना। कि आपने बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो अंदर भी इसके अंदर रीअरेंजमेंट होना स्टार्ट हुआ और इसने एक अपोजिट फील्ड जनरेट कर ली। इस बात को हम ध्यान रखेंगे अभी, क्योंकि अगले चैप्टर में जब करंट पढ़ेंगे हम तो वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट करंट भी पढ़ना होगा हमको। तो वहाँ पे ये जो चार्ज डेवलप हो रहा है इसकी वजह से कितना करंट बनेगा उसे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो इसलिए इस फिनोमेना को यहाँ पे ध्यान में रखेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा, कुछ और एग्जाम्पल लेकर के इन्होंने समझाया हुआ है इन चीज़ों को। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लिया है, ये नॉन पोलर होता है। CO2 मॉलिक्यूल ले लिया है इन्होंने, HCl मॉलिक्यूल ले लिया इन्होंने, H2O मॉलिक्यूल ले लिया, ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है आपके पास में। ठीक है, तो अब आपके पास कुछ मॉलिक्यूल है जिनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट है, कुछ के पास कोई डायपोल मोमेंट नहीं है। तो इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इनके ऊपर, इस चीज को इस डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को आपने रखा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को आपने रखा तो रखोगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और जब एक पोलर मॉलिक्यूल को आप रखोगे तो ये इस तरीके से रीअरेंज हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, तो ये वेक्टर के रूल के हिसाब से क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे और इनकी एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगी। ठीक है, ठीक, यस सर। हाँ। तो क्या होगा इसमें, इसमें जो होगा वो होगा कि ए डाइलेक्ट्रिक विथ पोलर मॉलिक्यूल्स आल्सो डेवलप्स ए नेट डाइपोल मोमेंट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि यहाँ समझाया गया है। But for a different region, in the absence of any external field, the different permanent dipoles are oriented randomly due to thermal agitation. So the total dipole moment is zero
When an external field is applied, the individual dipole moment tends to align with the field. ठीक है. When summed over all the molecules, there is then a net dipole moment. तो इनिशियली क्या होता है, ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं. क्या होते हैं? रैंडमली ओरिएंटेड, रैंडम ओरिएंटेशन होता है इनका. ठीक है. जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये अलाइन हो जाते हैं एक डायरेक्शन में. क्या हो जाते हैं? ये अलाइन हो जाते हैं, इसलिए इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू मिल जाती है हमको. ठीक है. तो इस पे क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाएगा कि इनिशियली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू नहीं मिलती है. क्यों? क्योंकि वो रैंडमली ओरिएंटेड हुए हैं और रैंडम ओरिएंटेशन होने की वजह से एक दूसरे का इम्पैक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो रिजल्टेंट वैल्यू 0 हो जाती है. ठीक है. ये यहाँ पे देख सकते हो, इनिशियली E इक्वल टू 0 है. जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो E डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका. क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि अब ये एक फील्ड के अलोंग ओरिएंट हो जाएंगे. तो जब वेक्टर सारे एक डायरेक्शन में ओरिएंट होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कभी 0 नहीं होता. ठीक बेटा. तो एक नंबर का क्वेश्चन इस पे पूछा जाएगा कई बार, तो वो आप बता सकते हैं इस तरीके से. वर्ड खाली एग्जाम में देखेगा एग्जामिनर, रैंडमली ओरिएंटेशन एंड अलाइनमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ या इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये दो वर्ड आपके आंसर में मिल जाएंगे तो पूरा एक नंबर मिल जाएगा आपको. ठीक है. तो हमने अभी क्या देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसमें पोलराइजेशन इंट्रोड्यूस होगा. क्या होगा? उसमें पोलराइजेशन इंड्यूस होगा, और जो पोलराइजेशन इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो इस फार्मूले से दी जाती है. P इक्वल टू एप्सिलॉन, इसको काई बोलते हैं, इनटू E. ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये आपका मीडियम की परमेबिलिटी हो गई, और जो काई है आपके पास में इसको इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं. काई को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं. ये इस बात का मेजर होता है कि किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर वो कितना ससेप्टिबल है, यानी कितना ज्यादा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज इंड्यूस हो सकता है. ठीक है. बात समझ में आ गई बात? नोट कर लिया. P इक्वल टू एप्सिलॉन काई E. काई क्या है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. P क्या है? पोलराइजेशन. तो अब देखो, जब ये पोलराइज हो जाएगा तो पोलराइज होने पर इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी, या डिपेंडेंट सब्सटेंस किस तरीके की बनेगी तो उसके हिसाब से अगर ये इसके डायरेक्शन में होगी तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एडअप हो जाएगी, अगर अपोजिट होगी तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस हो जाएगी. ठीक है. अब देखो, तो जब ये पोलराइज हो जाएगा तो जो पोलराइज सिस्टम होगा उसको कंक्लूड करते हैं. यहाँ पे कंक्लूड करके क्या मिलता है कि द पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक इज इक्विवेलेंट टू टू चार्ज सरफेस with induced surface charge densities sigma p and sigma minus p. ठीक है. ये टू चार्ज सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है. ये देखो, ये नेगेटिवली चार्ज, ये वाला हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज. अब बाकी बीच वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से. क्या हो जाएंगे? बीच वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है. ये देख सकते हो यहाँ पे ऐसे.
तो ओवरऑल जो रिजल्ट है इसका, ये बीच में कुछ नहीं है, बस इस पे आपको दिखेगा कि एक हिस्सा उसका नेगेटिवली चार्ज हो गया, दूसरा हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, सिग्मा पी एंड सिग्मा क्यू। यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वो इंड्यूस होने के बाद में इस तरीके से बिहेव करेगा कि उसके एक हिस्से पे नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेट हो गया, एक हिस्से पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कंसंट्रेट हो गई। ठीक है, अब जब किसी ऑब्जेक्ट में एक जगह नेगेटिव चार्ज हो, एक जगह पॉजिटिव चार्ज हो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। आपको याद होगा कि हमने पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज लॉन्ग इनफाइनाइट प्लेट को लिया था। हमने देखा था यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एडअप हो जाती थी। ठीक है, याद है? तो बिल्कुल ये वही केस बन गया है। ठीक।